हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। इसका नाम चैप्टर का ही है वाटर। इसमें वाटर किस किस फॉर्म में होता है, कैसे कैसे होता है और कितने परसेंटेज में रहता है, क्या उसके फॉर्म होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रीवियसली भी किसी ना किसी फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर वाइज चैप्टर चलें तो यहाँ पे फिर से आए तो इसमें कुछ टर्म्स ऐड होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर में कि वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल की जो एक डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ठीक है। अगर वाटर साइकिल के बारे में डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये कंटिन्यूअसली, मतलब जो वाटर है वो ओशन मतलब समुद्र, एटमॉस्फेयर मतलब आपका वातावरण और लैंड, इनमें सर्कुलेट होता रहता है। कैसे सर्कुलेट होता है वो भी बताएंगे। जैसे लेट सपोज ये लैंड है, ठीक है। इसमें आपका कुछ हिल है, ये लैंड वाला पोर्शन है, ये आपका रिवर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन लैंड से भी होता है और ओशन से भी होता है, लेकिन ओशंस या रिवर से एज कम्पेयर टू लैंड ज़्यादा होता है। तो यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, ये इवेपोरेशन क्या होगा, एक डेफिनेट हाइट पे जाके जब वो क्या बोलते हैं कंडेंस होगा, इसके बारे में हमने बताया था रेनफॉल वाले में। तो वही चीज़ है, ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करेगा। फिर जब वो क्लाउड फॉर्म, जब वो हैवी हो जाएंगे तो किस फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में वापस ज़मीन पे आएंगे। तो कुछ तो डायरेक्ट आपका समुद्र में भी जाएंगे और कुछ आपका लैंड पे आएंगे। तो लैंड पे आएंगे वो बाई रन ऑफ, रन ऑफ के तहत रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ होता है एक्सेस रेनफॉल्स, जो वाटर होता है उससे एक्सेस जो वाटर होता है, जो फ्लो होता है, उसे रन ऑफ कहते हैं। जो आपने बारिश हुई, कुछ तो परकुलेट हो गई तो वो रन ऑफ नहीं हुआ, लेकिन जो बह के वापस समुद्र या नदी या पॉन्ड में गया तो उसे रन ऑफ कहते हैं। मतलब वो एक्सेस वाटर होता है इनफिल्ट्रेशन के बाद। तो ये वाटर साइकिल की मतलब इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये तीन फॉर्म आपके वाटर साइकिल को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये है वाटर साइकिल क्या होता है। अब एक चीज़ आपको और एक नोट करके लिख लीजिए कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ इज लाइक टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर है जो छोटे छोटे पौधों को बना कर रखते हैं। लोग इसको घर में बना लेते हैं, कुछ लोग और छोटा करना है तो लोग जार में बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे जो परजीवी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उसमें रख लेते हैं, ठीक है। एक तरह का एक्वेरियम ही टाइप में ये, ठीक है। तो इसको ये इसमें और चीज़ें भी रहती हैं, इसलिए इसको टेरेरियम भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ ये इसमें पानी नहीं होता, इसमें हर चीज़ होता है। मतलब इसमें लैंड टाइप में बना कर रखते हैं, इसमें छोटे छोटे पौधे भी रहते हैं। तो अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग भी हो गया, पता चल गया, और इन केस आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अब हम आते हैं सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी कहाँ पे होगी? सैलिनिटी होगी आपकी समुद्र में, ओशियन में या सी में। सैलिनिटी इस नाम से पता चल रहा है, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट, ठीक है। तो सैलिनिटी क्या डिफाइन करती है? सॉल्ट कंसंट्रेशन, किसी भी समुद्र का सॉल्ट कंसंट्रेशन या किसी भी पानी का सॉल्ट कंसंट्रेशन बताती है, ठीक है। तो ये क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या है ये? इट इज द अमाउंट या सॉल्ट का एक अमाउंट है जो ग्राम में प्रेजेंट होता है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब सॉल्ट ऑफ ग्राम मतलब एक्स है अपॉन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी, अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो एवरेज सैलिनिटी इसी ओशन की वो 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। 35 पार्ट ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी किसी ओशन की 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। जो डेड सी है, डेड सी क्या बोलते हैं? वहाँ पे कोई इंसान डूबता नहीं है। और डूबता क्यों नहीं है? डूबता इसकी वजह से नहीं क्योंकि सैलिनिटी की वजह से, सॉल्ट है, ओके। सॉल्ट की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पे, तो इसकी वजह से लोग वहाँ पे डूबते नहीं है, ठीक है। तो डेड सी का नाम आपने सुना होगा। तो डेड सी है कहाँ पे? ये इजराइल में है। डेड सी प्रेजेंट है इजराइल में, जिसकी सैलिनिटी
45 पार्ट्स पर थाउजेंड है, एवरेज है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, लेकिन जो अपना डेड सी है उसकी सैलिनिटी कितनी है, उसकी है 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, ज़्यादा है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लोग उसमें फ्लोट कर जाएंगे, ठीक है, इसलिए लोग वहाँ पे फ्लोट आराम से तैर सकते हैं, इधर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो सैलिनिटी के बारे में ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक। और सैलिनिटी लिखने को आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या सीरियसली पूछ लिया कि एवरेज कितनी होती है, डेड सी कितनी है, डेड सी वाला याद जरूर रखिएगा, और सैलिनिटी प्रेजेंट किस में आती है, तो मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड या पार्ट सॉल्ट इन ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, याद रखिएगा। अब ये एक चीज़ और है कि जो पृथ्वी पे अपने अर्थ पे जो पानी है कितने कितने परसेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा ओशन सबको पता है 97.3% होता है, आइस कैप्स होते हैं 2%, जो अपना ग्राउंड वाटर है वो मिलता है 0.68, समझ लीजिए कितना कम ग्राउंड वाटर है, और लोग कितना उसको निकाल निकाल के पानी ख़त्म कर रहे हैं, मतलब एट ए टाइम एक समय ऐसा ही जब पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसका फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक वो सिर्फ 0.009% है पानी उसमें अवेलेबल है, कितना कम, ठीक है। उसके बाद इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स वो है 0.09%, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है 0.0019%, रिवर में है 0.0001%। तो अब आप ये देखिए आपके पास पीने का पानी कौन कौन सा है, अगर देखिए आप फ्रेश वाटर के नाम पे बहुत कम है, और पीने का सिर्फ आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, या लेक के यूज़ सकते हैं, या रिवर यूज़ कर सकते हैं, लाइक बड़ा पोर्शन आपके पास पानी का यूज़ करने का नहीं, मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बोला जा सकता है कि यार 2/3 पानी से गिरा हो, लेकिन पीने का पानी वेरी लेस, तो बचा के लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं आपका कुछ डेज हैं इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया था 22 मार्च को, अभी कुछ समय पहले मनाया गया था 22 मार्च को, कोरोना काल से पहले, तो वैसे आ गया था कोरोना भी इसी समय था, 22 मार्च को ही पहला जनता कर्फ्यू लगा था, तो 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक। और टी सुनामी क्या है, टी सुनामी एक जापानीज वर्ड है, तो टी सुनामी अगर बोला जाए तो वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वेव सुनामी की वेव थी वो 150 मीटर हाइट की थी, 150 मीटर हाइट की थी जो सुनामी की हाइट थी, जो अभी तक की लार्जेस्ट सुनामी हाइट है पाई गई है, मतलब आज तक आई है सुनामी, उसमें 150 मीटर हाइट रही है। अब जो अपने पास वाटर होता है, जो समुद्र में वाटर होता है 3 फॉर्म्स में होता है, ठीक है, 3 फॉर्म क्रिएट करता है, या तो वेव्स क्रिएट करेगा, या तो टाइड क्रिएट करेगा, या तो ओशन करंट, मतलब 3 फॉर्म होते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, ठीक है। तो वेव्स क्या है, वेव्स आर द फॉर्म व्हेन जेंटल विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, मतलब ये आपका समुद्र है, यहाँ से हवा चल रही है तो इसको स्क्रैप करेगा तो ये क्या हो गया, ऐसे लहर ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे लहर चलेगी, ठीक, मतलब जब जेंटल एक धीमी धीमी हवा आएगी, धीमी धीमी हवा आती है तो क्या, फिर वो पानी टकराई तो हल्का हल्का उसको फोर्स लाएगी, जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं, यही वेव्स जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से क्या ये फॉर्म ले लेती है, सुनामी का फॉर्म लेती है, तब ये बड़े बड़े सुनामी का फॉर्म ले लेती हैं, तो वेव्स ये होगा। अब सुनामी के बारे में भी आपको अभी लेटर कुछ देर बाद ये अपने फॉर्म्स ऑफ ओशन वेव्स देख लें, उसके बाद आपको सुनामी के बारे में बताएंगे, सुनामी किस वजह से आई, क्यों आई, और कैसे कब तक रही। अब क्या है कि आपको टाइड्स पे आते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, टाइड आपने पढ़े होंगे, ज्वार भाटा, ठीक है, ये उसी तरह ही है, लो टाइड हाई टाइड। तो टाइड्स क्या है, दीज आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड द टाइड, ठीक है। ये किसी भी समुद्र में क्या होता है, एक समय जैसे मान लीजिए आपका समुद्र का किनारा है, ये आपका समुद्र है, तो क्या होता है दिन में एटलीस्ट 2 बार, एक बार समुद्र में राइज आता है, एक बार फॉल आता है, ठीक है, मतलब एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है, ठीक। तो जब ज्वार आता है, तो जब राइज आता है तो पानी क्या होता है आगे तक आ जाता है, और जब फॉल होता है पानी पीछे चला जाता है, मतलब उस तट के, ठीक है।
तो एक ये रिदमिक है, मतलब 2 बार आता ही है, एक बार आया फिर चल गया फिर आया फिर गया, तो दिन में 2 बार आता ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टाइड। तो टाइड को बोलेंगे तो इट इज अ रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब ये टाइड आता क्यों है? दिस कम्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन अर्थ सरफेस कॉज टाइड्स। टाइड तो आप बोलते हैं कि जब जैसे फुल मून या हाफ मून होता है तो ये टाइड आते हैं, ठीक है। तो ये उस समय एक टाइड का फॉर्म, अच्छे टाइड का फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइड किस वजह से आता है? टाइड आते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सूरज और चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड्स आते हैं। अब इसमें कुछ कुछ फॉर्म है, उनके बारे में हम देख लेते हैं, टाइड किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला आप देखिए नीप टाइड। नीप टाइड या इसे बोलते हैं लो टाइड। तो ये कब आता है? ये कब आता है? जब आता है जब मून और सन क्वार्टर पोजीशन पे होते हैं। मून और सन क्वार्टरली पोजीशन पे होते हैं, और तो उस केस में जो ओशन वाटर होता है, then ocean water get drawn in diagonally opposite direction due to resulting force of sun and earth। ठीक है, जब मून और सन क्वार्टरली पोजीशन पे होते हैं तब जो पानी होता है, जो ओशन वाटर होता है, डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, वो निकलेगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सूरज और पृथ्वी के रिजल्टेंट फोर्स के कारण ऐसा होता है, तो इसे बोलते हैं नीप टाइड। तो नीप टाइड कब होगा? जब मून क्वार्टरली पोजीशन पे होगा। दूसरा होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड, ठीक है, एक नीप टाइड होता है, एक स्प्रिंग टाइड होता है। नीप टाइड आता है वो जब एट हाईएस्ट टाइड पे, जब टाइड हाई टाइड आता है, मतलब ज्वार आ रहा होता है, ठीक है। हाई टाइड पे जब हाई टाइड आया होता है तब उस समय पे उसको बोलते हैं, उस समय ही स्प्रिंग टाइड आ सकता है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड आता कब है? या फुल मून कंडीशन हो, या नो मून, सॉरी, फुल मून कंडीशन हो, या नो मून या न्यू मून कंडीशन हो, ठीक है। नो मून न्यू मून कंडीशन आपको हमने अपने ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर 1 में बताया था, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं क्या होता न्यू मून, क्या होता फुल मून, नो मून, ये सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सन जो होता है, सन, ठीक है, और मून, दो कंडीशन। फुल मून कंडीशन में क्या होगा, जो मून होता है सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, ओशन लेवल बढ़ेगा। उस जगह पे जो अर्थ सरफेस आ रहा होगा तो वहाँ पे समुद्र तल में लहरें बढ़ेंगी, ठीक है। और जब न्यू मून कंडीशन होगा उसमें भी वैसे ही होगा, उसमें इधर सन फोर्स लगा रहा होगा, उधर मून फोर्स लगा रहा होगा, तो इधर बढ़ रहा होगा, इधर बढ़ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो आपको दो तरह से टाइड है, स्प्रिंग टाइड और मून टाइड। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड मतलब जब ऊंचाई पे रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लहरें आ रही होंगी, तो क्या होगा, इसमें नेविगेशन क्या होगा, आसान होगा, मछलियां साथ में ज़्यादा आ जाएंगी समुद्र के अंदर से तट पर। तो इस वजह से जो जो अपना हाई टाइड होता है वो नेविगेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज फिशिंग। फिशिंग उसमें सबसे अच्छी होती है। और टाइड्स का यूज़ बिजली जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी किया जा सकता है। टाइड्स कैन बी यूज एज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइड के बारे में, पहले क्या किस वजह से आता है, ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, किस तरह आते हैं, मेनली कितने टाइप के होते हैं, और इसका सूरज और चंद्रमा, मतलब सन और मून, सन मून अर्थ, इनका आपस में क्या रिलेशन है टाइड्स आने में, क्या यूज़ हो सकता है इनका, और मतलब ह्यूमन के लिए किस हद तक बेनिफिशियल है। तो ये आपको टाइड में पता होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड, जो सी का फॉर्म होता है, सी वेव्स का, ओशन सर्कुलेशन का, ओशन करंट, ठीक है। तो पहला हो गया वेव्स, दूसरा टाइड्स, तीसरा हो गया ओशन करंट्स। तो ये क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं ओशन करंट क्या है, ओशन करंट एक तरह से स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं स्ट्रीम फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशन करंट, ठीक है। तो ओशन करंट क्या है, ओशन करंट है, ओशन करंट है स्ट्रीम फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये आप पढ़े होंगे, मतलब
ठंडी करंट, ठंडी वेव या बहाव, तो इसको वार्म करंट और कोल्ड करंट नाम से दो होते हैं। तो ये आपके हर एग्ज़ाम में आने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। मतलब जरूर क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 100%, लेकिन 60% बोल सकते हैं इसके आने के चांस रहते हैं। बोल देते हैं कि ये कोल्ड करंट, किस कोल्ड करंट नाम बता देंगे कि करंट किस जगह से किस जगह तक फ्लो करती है, या ये कोल्ड करंट है तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। तो इनके बारे में आपको एटलस में आप देखिएगा कि कौन कौन सी करंट कोल्ड करंट हैं, किस सी में होती हैं, और किस ओशन या सी में वार्म करंट्स होती हैं। ठीक है, तो वार्म करंट्स क्या हैं? वार्म करंट्स होंगी इक्वेटर टू वर्ड्स पोल होंगी, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा, सन डायरेक्ट होता है, तो वहाँ ज़्यादा हीट होगी, तो वहाँ पे क्या होगी, करंट वार्म करंट होंगी, तो वहाँ पे होंगी वार्म करंट। और कोल्ड करंट क्या होंगी, पोल टूवर्ड्स ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। सेम तो नाम से पता है, वार्म है तो मतलब गर्म से ठंडी जगह जा रही होंगी, गर्म पानी को गर्म से ठंडी जगह जा रही होंगी तो उसे वार्म करंट बोलेंगे, जो ठंडी से गर्म में आ रही होंगी तो उसे कोल्ड करंट बोलेंगे। ठीक है, अब कई तरह की होती हैं, जैसे लैब्राडोर ओशन करंट, तो वो क्या है, कोल्ड करंट है। तो याद रखिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। लैब्राडोर है कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं वो वार्म करंट होती हैं, क्योंकि गल्फ वार्म एरिया में पाया जाता है। करंट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया, जैसा मैं बताया, वार्म करंट कोल्ड करंट उसी नाम ही पड़ा है। और नेक्स्ट क्या है, जंक्शन पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट मेड, जो आपको मान लीजिए यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है, यहाँ से वार्म करंट है, तो इनका जो जंक्शन ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है फिश के लिए। तो ये जो फिश हंटिंग होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, मतलब फिशिंग ग्राउंड वहाँ सबसे अच्छा होता है। तो जंक्शन पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट जो होता है वो फिशिंग ग्राउंड के लिए सबसे बेटर होता है। फॉर एग्जांपल जापान का और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर द बेस्ट फॉर फिशिंग ग्राउंड। दे आर देयर वी गेट ए वार्म एंड कोल्ड करंट जंक्शन। इसके अलावा जो आपका जहाँ पे दोनों करंट मिल रही होती है वहाँ पे फॉगी वेदर आ जाता है। वही है, जहाँ ठंडा गर्म मिलता है तो क्या होता है, उसकी वजह से ही फॉग इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नेविगेशन डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने आपको इसके बारे में बता दी, वाटर के बारे में। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि आपको हम बताएंगे सुनामी के बारे में। सुनामी किस वजह से आई, तो सुनामी का क्या है, सुनामी आई थी अर्थक्वेक के कारण। सुनामी जो आती है वो आती है ड्यू टू अर्थक्वेक, ऊपर करके बताता हूँ, ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर लैंडस्लाइड। ठीक है, ये 3 कॉज होते हैं सुनामी आने के। तो आप सुनामी बारे में लिख सकते हैं, इट कम्स ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर लैंडस्लाइड मूवमेंट, अंडर वाटर लैंडस्लाइड मूवमेंट। अंडर वाटर लैंडस्लाइड मूवमेंट, इनकी वजह से आपका सुनामी आती है। अब सुनामी तो मतलब जनरल फील हो गया। अब जब इंडिया या इंडिया के नज़दीक इलाकों में जो आई थी सुनामी, ठीक, तो कब आया था इंडिया में, 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, इस सुनामी का इपीसेंटर और फोकस, इसके बारे में आपको अर्थक्वेक जब उस दिन बता रहे थे मेजर लैंड फॉर्म्स में, तो अर्थक्वेक के बारे में बताया था कि अर्थक्वेक आता है तो उसमें एक इपीसेंटर होता है, एक फोकस होता है। ठीक है, तो जो इसका इपीसेंटर था, ठीक है, तो ये था वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री पे था, और इसका मतलब रेक्टर स्केल पे था, ये 9.0 रेक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता थी, इसकी मैग्नीट्यूड 9.0 था इसका, मतलब काफ़ी था। जब उस समय अभी 2015 में नेपाल के पास आया था वो सिर्फ 6.7 या 7 का था, उसकी वजह से कितना तबाही हो गई थी। तो 9.0 था, तो तबाही एकदम होना ही था। इसमें जब सुनामी आई थी तो जो बर्मा प्लेट थी और इंडियन प्लेट दोनों आपस में थी, तो इंडियन प्लेट क्या होती, इंडियन प्लेट
बर्मा प्लेट के अंदर चली गई थी। मतलब ये जैसे इंडियन प्लेट है, ये नीचे हो गई थी और बर्मा प्लेट ऊपर आ गई थी, अगर इसको बोलें बर्मा प्लेट। ठीक है, तो ये कैसे कैसे हुआ था? इसमें जो ओशन फ्लोर था वो डिस्प्लेस हो गया था 10 से 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो ओशन फ्लोर्स था, ओशन फ्लोर में से बोला यही प्लेट्स 10 से 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो गया था। तो जब ये नीचे आया तो उसमें क्या हुआ, जो पानी था, जो वाटर था समुद्र का, उसको फिल करने आया। ठीक है, जो गैप क्रिएट हुआ वो उसको फिल करने आया। तो उसके बाद क्या हुआ, वापस वो जब प्लेट नीचे गई तो वापस वो पानी वापस निकला, जिसकी वजह से जो ये कोस्टल एरियाज थे, ठीक है, वो वहाँ पे इसने बड़ी बड़ी लहरों की फॉर्म में, बड़ी बड़ी वेव्स की फॉर्म में ये निकल के आया। तो मतलब जो ये मतलब हुआ उसके वजह से साउथ ईस्ट एशिया में लैंड मास की जो कोस्ट लाइन्स थे वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किया था ये। और क्या था, इसमें जो सुनामी वेव थी, ठीक है, तो वेव स्पीड थी इसकी 800 kmph। 800 kmph स्पीड से इसमें वेव्स चल रही थी। ठीक, तो इनका मेन कारण यही था कि जब वहाँ से अर्थक्वेक हुआ, प्लेट एक अंदर गई, तो जब डिस्प्लेस हुआ तो पानी घुसा, पानी अंदर गया, फिर बाद में वो पानी फोर्स लगाया, वापस इजेक्ट हुआ जो कोस्ट लाइंस थे वहाँ पे पूरा बड़ी बड़ी लहरों के रूप में ये वहाँ पे तबाही मचा गया। और करीब इसकी क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, 800 किलोमीटर पर आवर, तो इस वजह से ज़्यादा ही तबाही मचा, बहुत तेज़ी से आया। इंडिया में जो इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब लैंड मास नहीं, तो वैसे भी लैंड मास के बाहर था, लेकिन इसको बोलते हैं, अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है अपना इंदिरा पॉइंट। तो उसको सबमर्ज कर दिया था। इसका सेंटर सुमात्रा था, ये तो बता ही दिया आपको। इंडिया में जो अफेक्टेड एरिया थे, अफेक्टेड स्टेट्स थे, वो थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जैसे और जगहों पे आता तो पता चल जाता, इंडिया में तो पता क्यों नहीं चला। ऐसा कारण ये था कि अगर ये पूछ लिया कि वाई जब सुनामी आई तो व्हेन दैट सुनामी कम्स देन देयर इज नो वार्निंग सिस्टम एट ऑल अकर देयर। तो इसका मेन कारण ये था कि जो अपना ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन, यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी बहुत कम होती, वो अचानक ही हुई थी इतनी बड़ी, बहुत कम होती, रेयर होती। इस वजह से यहाँ और जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे वार्निंग सिस्टम है, अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रखे हैं, इसी वजह से कि यहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता है और यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कभी आई नहीं थी। वही है, जब तक कुछ मुसीबत आती नहीं तब तक कुछ इंस्टॉल किया नहीं जाता, वही वजह से थी। तो एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे कोई वार्निंग सिस्टम लगाया नहीं था, क्योंकि वार्निंग सिस्टम होता तो पहले से कुछ तो फैसिलिटेट कर लेते हैं, एटलीस्ट कोस्टल एरियाज़ के लोग वहाँ से हटा दिया जाता है, जाने बच जाती हैं काफ़ी लोग के। तो इस तरह आपका चैप्टर 5 वाटर ख़त्म हो गया। आप इसमें किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं और बतानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कमेंट सकते हैं, अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, और कोई तरह का डाउट हो उसको डाल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन, जिससे आप हमारे टच में बने रहें। ओके, थैंक यू।